will discuss about wetlands. What are wetlands and what are their characteristics? What is the role of wetlands in the ecosystem? First of all, understanding wetlands. So, the area of marsh, fen, peatland, whether natural or artificial, are all covered under the land of wetlands. अब ये क्यों जरूरी होते हैं और क्या इनका फंक्शन होता है, ये हम आगे समझेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि जो भी ऐसा एरिया है जहाँ पे नमी बहुत ज्यादा है, मार्शी एरिया है या पीटी एरिया है, लेगून्स वाला एरिया है, एस्चुरी है, डेल्टा है, जहाँ पे लैंड और वाटर दोनों चीजें हैं, उसे हम वेटलैंड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर है वो स्टैटिक भी हो सकता है और रनिंग वाटर भी हो सकता है। जो वाटर की क्वालिटी है वो ब्रैकिश भी हो सकती है और फ्रेश भी हो सकती है। अगर कोई कोस्टल एरिया के पास है तो वो ब्रैकिश होगा या सॉल्टी हो सकता है, अगर वो रिवर्स के पास है तो फिर वो फ्रेश वाटर होगा। तो यहाँ पे वाटर की क्वालिटी भी डिफरेंट हो सकती है और जो लैंडस्केप है वो भी डिफरेंट हो सकता है। तो वेटलैंड कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है, ऐसी सारी जगह जहां पे लैंड भी है और वाटर भी है वो सारी जगह हमारी वेटलैंड्स के अंदर कवर होती हैं। फिर आप देखेंगे फंक्शंस ऑफ वेटलैंड्स। क्यों वेटलैंड जरूरी है? इतने सारे कन्वेंशंस होते हैं वेटलैंड्स के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए। व्हाई एक्चुअली आर दे नेसेसरी? तो इनका जो फंक्शन है वो है सबसे पहले वाटर सप्लाई। देखिए, वेटलैंड्स नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वहां पे वाटर की कमी नहीं होगी, ड्रॉट वाली कंडीशन नहीं होगी। अब जो वेटलैंड्स होते हैं वहां पे क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत अच्छा होता है, यानी कि वहां पे जो मिट्टी से पानी ले रहे हैं वो काफी अच्छी क्वांटिटी में मिलता रहता है। तो जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो कभी कम नहीं होता, जिसकी वजह से वो एरिया हमेशा अबंडेंस ऑफ वाटर में रहेगा। फिर है क्लीन वाटर। अब हम बचपन में 6-7 क्लास में पढ़ा करते थे, वी कैन प्योरीफाई वाटर थ्रू द सॉइल। पानी को हम मिट्टी से छान सकते हैं। कैसे? क्योंकि सॉइल में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो वाटर को प्योरीफाई कर सकती है। अभी हमने देखा कि जो वेटलैंड्स होते हैं वो लैंड और वाटर दोनों का बीच का पार्ट होता है, यानी दोनों वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्रेजेंस ऑफ सॉइल है वो क्या करेगी, वाटर को प्यूरिफाई करेगी, यानी वहां पे जो वेटलैंड्स में वाटर होता है वो कंपैरेटिवली क्लीन होता है। कंट्रोल फ्लड एंड इरोजन। यहाँ पे क्या होगा, जो वेटलैंड्स में फ्लोरा होते हैं वो इतने डीप रूट्स उनके होते हैं कि वहां पे हम फ्लड का इरोजन, जो फ्लड की वजह से जो इरोजन है वो नहीं हो पाता है, यानी कि फ्लड्स को वो कंट्रोल करते हैं। कैसे? अगर वहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा फ्लोरा है, प्लांट्स ज्यादा हैं, रूट्स ज्यादा हैं, ट्रीज ज्यादा हैं, तो क्या होगा, वो वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर लेगा। वाटर का फ्लो जैसे ही कंट्रोल होगा तो वहां पे फ्लड की वजह से ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि हम देखते हैं कभी भी साइक्लोन आता है या टाइड्स आते हैं तो हम देखेंगे सुंदरबंस वाला जो रीजन है वहां पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, कभी भी बहुत ज्यादा लॉस वहां पे नहीं होता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मार्शी एरिया और मैंग्रोव्स। वहीं दूसरी तरफ जब हम देखते हैं उड़ीसा के कोस्ट पे अगर कोई भी साइक्लोन हिट करता है या सुनामी आती है तो वहां पे बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम देखेंगे फन, यानी कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए लोग सुंदरबन घूमने जाते हैं क्योंकि वहां रिच बायोडाइवर्सिटी है, इट्स ब्यूटी ऑफ नेचर, तो उसमें भी ये हेल्प कर रहा है। माइग्रेशन, रेस्ट एरिया, क्योंकि वेटलैंड्स में ऐसा फेवरेबल क्लाइमेट होता है जो कि काफी मॉडरेट होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, लैंड इज इन अबंडेंस, तो काफी सारी माइग्रेटरी स्पीसीज जो है वो वहां पे रहना पसंद करती हैं, इसीलिए इट ऑल्सो प्रोवाइड हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। हैबिटेट, अब मैंने बताया कि रिच बायोडाइवर्सिटी है तो काफी सारे जो एनिमल्स हैं या फ्लोरा फौना है उनका हैबिटेट वहां पे होता है। फिर है फूड। देखो, जब भी हम देखते हैं कि मॉइस्चर बढ़ता है, मॉइस्चर के साथ साथ वहां पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ज्यादा रिप्रोड्यूस होते हैं या ज्यादा ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, जो कि एज अ फूड हेल्प करते हैं दूसरे बड़े ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो इस तरह से जो वेटलैंड्स होते हैं, वेटलैंड इकोसिस्टम है, वहां पे रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, अबंडेंस ऑफ वाटर, अबंडेंस ऑफ क्लीन वाटर एंड अबंडेंस ऑफ फूड, जो कि एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है सभी के लिए। नाउ विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स में क्या होगा, जो वाटर लेवल है वो काफी अच्छा होगा, सॉइल जो होगी वो हाइड्रोलिक सॉइल होगी, यानी काफी दलदली होगी या फिर उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होगा। ओके, फिर
स्टेबलाइजेशन ऑफ लोकल क्लाइमेट। अब देखिए वहां पे क्लाइमेट जो होगा वो काफी स्टेबल होगा, ना ही वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी ना ही बहुत ज्यादा ठंडी होगी, स्टेबल क्लाइमेट वहां पे होगा। सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर लोकल पीपल, वहां के जो लोकल पीपल हैं, आप कभी भी देखिएगा अगर आप सर्च करेंगे या नेशनल ज्योग्राफिक पे या डिस्कवरी पे आप देखेंगे, जो हमारा सुंदरबंस वाला एरिया है, मैंग्रोव्स है, या वहाँ पे छोटे छोटे जो आइलैंड रीजन्स है, वहाँ के लोगों की लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। वो लोग आज जहाँ पे खड़े हुए हैं, कल का कोई भरोसा नहीं होता कि कल वो जगह होगी या नहीं, या वाटर में सबमर्ज हो जाएगी। यानी कि जो वेटलैंड्स हैं वो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है उनके लिए, उसी में वो अपना ऑक्यूपेशन ढूंढते हैं, वहीं पे अपना हैबिटेट ढूंढते हैं। अब वो ऑक्यूपेशन कैसे ढूंढते हैं, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रीजंस फॉर डिप्लीशन ऑफ वेटलैंड्स, तो यहाँ पे एक टॉपिक है कन्वर्जन फॉर लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, दूसरा है एक्वा कल्चर। ये जो इमेज आप मेरे राइट में देख रहे हैं ये एक्वा कल्चर की इमेज है। यहाँ पे क्या होता है, जो लोग वेटलैंड्स में रहते हैं, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन कोई भी इंडस्ट्रियल नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसी जगह में नहीं हो पाता, बिकॉज इट्स वेरी अनस्टेबल प्लेस फॉर ह्यूमन बींग्स और फॉर कमर्शियल पर्पजेस, तो उसकी वजह से उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर होता है और दूसरा एक्वा कल्चर होता है। अब एक्वा कल्चर क्या होता है, ये जो रिंग्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रिंग्स क्यों बनाई गई हैं, यहाँ पे इन रिंग्स के नीचे जब आप वाटर में देखेंगे तो वहां पे एक नेट होता है। यहाँ ऐसा क्लाइमेट प्रोवाइड किया जाता है कि जो फिशेज है या दूसरे मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें वहां के लोग पकड़ना चाह रहे हैं, कमर्शियल यूज करना चाह रहे हैं, उनको वो अपने जाल में फंसाकर या वहां पे उनका एक्वा कल्चर करते हैं, यानी कि उनकी ब्रीडिंग होती है और उनको वहां से लिया जाता है, पकड़ा जाता है। तो ये उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है। अब इसकी वजह से लॉस क्या है, देखिए कोई भी चीज तब तक ही सही रहती है जब तक कि वो एक लिमिट में की जा रही हो। अगर हम अपने बेनिफिट के लिए उसको ओवर यूज करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं वो हम नेचर को भी हार्मफुल इफेक्ट देगी और ह्यूमन बींग्स को भी इन रिटर्न। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्जन ऑफ लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, जैसे जैसे एग्रीकल्चरल लैंड की जरूरत बढ़ती जा रही है ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ साथ, वैसे वैसे जो वेटलैंड्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, वहां तक एग्रीकल्चर बढ़ता जा रहा है, वहां तक जो लैंड एरिया है वो बढ़ता जा रहा है, आर्टिफिशियल तरीके से भी और नेचुरल तरीके से भी। ओवरग्रेजिंग की वजह से जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, अनफर्टाइल हो जाती है। रिमूवल ऑफ सैंड्स फ्रॉम बेड्स, अब अगर सैंड बेड से सैंड को निकाल लिया जाएगा, सैंड माइनिंग कर ली जाएगी, तो ऑब्वियसली वहां का जो इकोसिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर एक्वाकल्चर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पॉल्यूशन इज द मेजर कॉज, इट्स अ क्रूशियल रीजन फॉर ऑल द बायोडाइवर्सिटी, या जो भी हमारे नेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका जो मेन कॉज है वो पॉल्यूशन है, आइदर वो नेचुरल तरीके से हो या ह्यूमन। बाकी पॉल्यूशन जो है वो ह्यूमन तरीके से ही ज्यादा होता है, मैन मेड फैक्टर्स उसमें ज्यादा होते हैं। फिर डोमेस्टिक वेस्ट, जो भी डोमेस्टिक वेस्ट होता है चाहे वो इंडस्ट्रीज से हो चाहे हाउस होल्ड से हो, जनरली वाटर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उस डिस्चार्ज की वजह से जो वाटर है वो काफी पॉल्यूटेड हो जाता है। सेकेंड थिंग, जितना ज्यादा वेस्ट हम वाटर बॉडी में डालेंगे उसकी जो डेप्थ है, उसका जो वाटर लेवल है धीरे धीरे कम होता जाएगा, नीचे से वो भरता जाएगा, तो वहां पे वाटर का लेवल कम हो जाएगा। फिर है क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी सारा जो नेचुरल फिनोमिनन है वो चेंज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये हमने पढ़े रीजंस फॉर द डिप्लीशन ऑफ वेटलैंड्स। फिर हम यहाँ पे देखेंगे मिटिगेशन मेजर्स, कैसे वेटलैंड्स को बचाया जा सकता है, ऐसा क्या किया जाए कि उन्हें हम कंजर्व कर सकें। सर्वे एंड डिमार्केशन, समय समय पर अगर सर्वे होता रहे, डिमार्केशन होता रहे कि हाँ ये वेटलैंड्स हैं, इसका ये यूजफुल नीड है इसकी, तो हम उन्हें पहले से कंजर्व कर सकते हैं। ऐसे कुछ एफर्ट्स डाल सकते हैं, लाइक एक्वाकल्चर को वहाँ बैन किया जा सकता है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो उसे नुकसान पहुंचाने वाली है उसको स्टॉप किया जा सकता है। आर्टिफिशियल रीजनरेशन, अगर कोई चीज कम हो गई है, हमारे पास ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसके जरिए हम उसे दोबारा से रिसाइकिल कर सके, रिन्यू कर सके, रिवाइव कर सके। जैसे जब मैंने यूट्रोफिकेशन पढ़ाया था या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जब हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि आर्टिफिशियल तरीके से भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो कब होगा, जब हमें पता होगा कि उस वाटर में ऑक्सीजन की कमी है।
तो उसी तरह से यहाँ पे भी आर्टिफिशियल रीजनरेशन तभी होगा जब हम उसका सर्वे और डिमार्केशन करेंगे। फिर है प्रोटेक्टिव मेजर्स। पहले से ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स है ये क्योर वाले हैं, लेकिन ये क्या है, प्रिवेंशन है। अगर पहले से ही हम चीजों को प्रिवेंट करना चालू करेंगे तो क्योर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। फिर है वीड कंट्रोल। वाटर में कई सारी ऐसी वीड्स होती हैं, वीड्स यानी कि ग्रास, फॉर्म ऑफ ग्रास, जो कि इन्वेसिव होती है या जो वहां के जो फ्लोरा और फौना है उनको नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसी वीड्स वाटर में ना हो तो ही अच्छा होता है। तो वीड्स कंट्रोल। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, देखो जैसे कि हमने देखा सुंदरबंस का जो पार्ट है वो भी एक तरह से वेटलैंड है, तो वहां पे रॉयल बंगाल टाइगर काफी ज्यादा होते हैं। अब वो कब तक रह पाएंगे, जब तक कि उन्हें एक फेवरेबल क्लाइमेट मिल रहा है, अच्छा इकोसिस्टम मिल रहा है, डेंस फॉरेस्ट एरिया मिल रहा है। अगर वहां पे फ्लोरा की डाइवर्सिटी कम हो गई तो अपने आप ही जो टाइगर्स है उनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से उन्हें कंजर्व करने के लिए हमें वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करना है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ये सबसे मेजर पॉइंट है। कोई भी चीज का सॉल्यूशन है अवेयरनेस। जब तक हमारी अवेयरनेस नहीं होगी तब तक हम चीजों को समझ नहीं सकते हैं और सुधार भी नहीं सकते हैं। फिर यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन ऑफ वेटलैंड्स को देख सकते हैं। जो वेटलैंड्स हैं बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इनलैंड वेटलैंड और कोस्टल वेटलैंड। कोस्टल का मतलब जो किनारे पे है, कोस्ट पे है, और इनलैंड मतलब जो बाकी अंदर वाले पार्ट में है, जैसे इंडिया के कोस्टल रीजन्स में और इंडिया के इनलैंड पार्ट में। 2 तरह से हम वेटलैंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जो इनलैंड है वो भी 2 पार्ट्स में, नेचुरल और मैन मेड। तो नेचुरल में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि जो नेचुरल लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ऑक्सबो लेक्स, वाटर लॉग, सीजनल, स्वैम्पी या मार्शी एरिया, ये सारे नेचुरल हैं। फिर हम देखते हैं मैन मेड। तो मैन मेड में क्या आ जाएंगे, जो आर्टिफिशियल तरीके से रिजर्वायर्स बनाए गए हैं, टैंक्स बनाए गए हैं, ये सारे आर्टिफिशियल में आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जब हम कोस्टल वेटलैंड्स की बात करते हैं तो कोस्टल वेटलैंड का मतलब ही क्या हुआ, जो कोस्ट में है। ठीक है, अब अगर ये कोस्ट में, तो ये भी 2 तरह से हो सकते हैं, नेचुरल और मैन मेड। तो नेचुरल में क्या क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेल्टा है, एस्चुरी का पार्ट है, इट्स अ नेचुरल। लेगून है, क्रीक है। अब क्रीक क्या होता है, देखो यहाँ पे जब भी कोई एक नैरो वाटर बॉडी होती है, जैसे कि कोई भी लैंड का पार्ट है, आपने गुजरात को इमेजिन कर सकते हैं। गुजरात के बीच का जो पार्ट है जहां पे एक नैरो वाटर बॉडी, जैसे हम बे नहीं बोल सकते, गल्फ नहीं बोल सकते, उसे हम क्रीक बोलते हैं, जहां पे वाटर पेनिट्रेट हो गया है, तो वो भी वेटलैंड का ही एक पार्ट होगा, नेचुरल वेटलैंड होगा। फिर बेस, गल्फ, कोरल रीफ, टाइडल फ्लैट, ये सारे जो हैं वो हमारे नेचुरल कोस्टल वेटलैंड के अंदर आ जाएंगे। आर्टिफिशियल की बात करें तो जो कि हमने बनाए हैं, जैसे हम एक्वाकल्चर को लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्या है, अब एक्वाकल्चर अगर किसी को करना है तो वो आर्टिफिशियल तरीके से एक पॉन्ड बना सकता है, वहां पे वो एक्वाकल्चर कर सकता है। थोड़ा सा डेटा हम यहाँ पे देख लेते हैं। इंडिया में टोटल 27,403 अप्रोक्सीमेट वेटलैंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैनमेड भी हो सकते हैं, जिसमें से 23,444 जो हैं वो इनलैंड हैं, यानी कि कोस्टल नहीं है, और 3,959 जो है वो कोस्टल वेटलैंड्स हैं। अब जो वेटलैंड्स हैं वो लगभग 18.4% जो है एरिया कंट्री का ऑक्यूपाई करता है, जिसका इस 18.4% एरिया का लगभग 70% जो एरिया है वो पैडी कल्टीवेशन के अंदर आता है। पैडी यानी कि राइस कल्टीवेशन के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि जो पैडी है वो वहीं पे हो सकता है जहां पे वाटर बहुत ज्यादा हो, वाटर लेवल हाई हो। तो यहाँ पे जो 18.4% एरिया है टोटल कंट्री का वेटलैंड्स के अंदर, उसका 70% पैडी कल्टीवेशन के अंदर है। तो ये आज हमने टोटल डिस्कस किया वेटलैंड्स के बारे में, क्या होते हैं, क्या फंक्शन है और क्यों उन्हें कंजर्व करना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। तब तक के लिए थैंक यू एंड बी इन टच विद अस।